क्वेश्चन नंबर 1 and 5। क्वेश्चन नंबर 1 में a biologically active compound Bombay call, molecular formula is given to me, that is C16। तो मेरे पास गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। बॉम्बे कॉल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन टू अस, है ना। तो फिर उसमें मैं ज्यादा नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C16H30O obtained from the natural source। The structure of the Bombay call is determined by the following reactions। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो मुझे कुछ रिएक्शंस करने होंगे। तो मैं गिवन ऑन हाइड्रोजनेशन Bombay call reacts with acetic anhydride to give an ester। Okay, so Bombay call gives this compound which reacts with, okay, so इसको ना हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन means NaH2। So when react with NaH2 on hydrogenation, Bombay call gives a compound that is C16H34। H34O। So it gives a compound this A। This is a compound A which reacts with acetic anhydride to form ester। तो ये ना एसिडिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब CH3CO, दिस इज एसिडिक एनाइड्राइड टू फॉर्म द एस्टर। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो दिस मस्ट बी द अल्कोहल। ये अल्कोहल एसिडिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना सकता है। ठीक है, दैट इज जस्ट मतलब एक अपन ने वो लिखा कि भाई ये हो सकता है। नेक्स्ट इज Bombay call also reacts with acetic anhydride to form another compound B, which on oxidative ozonolysis। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे this also reacts with acetic anhydride, CH3CO whole twice O reacts with acetic anhydride to give another ester B। तो ये B को फॉर्म करता है, that is another ester। That will be the another ester B which on oxidative ozonolysis। और ये जो एस्टर बनेगा this on oxidative ozonolysis मतलब O3 और H2O2, which on oxidative ozonolysis gives a mixture of butanoic acid, oxalic acid and 10-acetoxy decanoic acid। ठीक है भाई, तो ये हमको बनाता है that is butanoic acid, मतलब CH3 CH2 CH2 COH plus COH COH plus और क्या बना रहा है, that is decanoic acid, 10-acetoxy decanoic acid। ठीक है भाई, so it will be like this। acetoxy decanoic acid, so this is decanoic acid। ठीक है ना, जो मैं ये लिखूंगा this will be the decanoic acid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so this is the decanoic acid। और 10th पे क्या लगाएंगे अपन, एसिडॉक्सी लगाएंगे। तो भाई यहां पर एसिडॉक्सी का मतलब ये होता है एसिटाइल ग्रुप और ये होता है एसिडॉक्सी ग्रुप। तो 10 पे एसिडॉक्सी ग्रुप लगाया मैंने और डेकनोइक एसिड। ठीक है, determine the number of double bonds in Bombay call। okay, write the structure of A and B। how many geometrical isomers are possible for Bombay call। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसके बनते हैं, 2 डिग्री एल्कीन के। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके बनते हैं, 2 डिग्री एल्कीन के।
तो हमें ये पता चल गया कि 2 डिग्री एल्कीन तो इसमें प्रेजेंट है। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बने हुए हैं जो, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री एल्कीन के हैं। बिकॉज अपन ने लिखा है कि भाई अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो किसी का भी ओजोनोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं नॉर्मली इन जनरल, लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट कीटोन्स नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि भाई एल्डिहाइड किससे बनते हैं 2 डिग्री एल्कीन से, और कीटोन किससे बनते हैं 3 डिग्री एल्कीन से। यहां कोई भी कीटोन नहीं है, इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड 3 डिग्री नहीं है। यहां CO2 भी नहीं है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड 1 डिग्री नहीं, क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको बस एक रिवाइज करके दिखा रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 गिवन है मुझे, और यहां भी CH3 गिवन है, और मैं यहां पर डबल बॉन्ड लिखता हूं, CH लिखता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड लिखता हूं, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनोलिसिस से, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर CH2 लिखेंगे, फिर ये भी ऐसे हो जाएगा, और फिर CH2OH, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री। लेकिन ये 2 डिग्री वाले जो हैं दे विल रिमेन लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है तो कीटोन का कुछ भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे ऑक्सीडेटिव में, ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो इन दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखेंगे अगर अपन, तो अपने पास कंपाउंड क्या होगा CH2COH एंड COH, लेकिन कीटोन का नहीं होता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ भी। इसका मतलब हमें क्लियरली पता चल गया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे किससे 2 डिग्री एल्कीन से, मतलब वो कार्बन एटम बस जो दो तरफ से ही कार्बन से अटैच्ड होगा, वो कार्बन एटम जो एक तरफ से अटैच्ड होगा कार्बन से वो 1 डिग्री होता है, और वो कार्बन एटम जो 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड होगा वो 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री कीटोन नहीं रहेगा, इट डजंट मैटर वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है या ऑक्सीडेटिव है। अब हमें ये भी पता चल गया कि देखो भाई, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है किसी के पास, तो इसका मतलब है कि वो दो तरफ से डबल बॉन्ड से अटैच था, और जब भी डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होता है तो हमें ये भी पता है कि उसमें इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको सेंटर में रख के इसको इससे अटैच कर देता हूं, इन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से अटैच कर देता हूं, और इन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से अटैच कर देता हूं, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। तो मैं बी को कैसे बनाऊंगा, ये पूरा लिखूंगा ऐसे बी बनाने के लिए, और मैं लिखूंगा इसको ऐसे, दैट इज CH3 बी बनाने के लिए डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं क्या करूंगा, ये 10th वाले को ऐसे लिखने वाला और इसको इसमें अटैच करूंगा, फिर इसको ये बन गया तो इसको भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा, और इससे ये वाला कार्बन एटम अटैच किया मैंने इससे, तो ये वाले जो 2 कार्बन एटम है ना वो ये वाले हैं मेरे। अब मैं यहाँ पर ब्यूटेन लिख देता हूं, तो मैं थोड़ा उधर को लिख लेता हूं, ये ऑक्सिलिक एसिड बना रहा था, ये वाले जो 2 कार्बन एटम है वो ये है, और ब्यूटेनिक एसिड में ये हो गए। ये मेरा कंपाउंड बी है, ये मेरा कंपाउंड बी है। अब बी बन गया, तो आपने कहा कि भाई ये क्या बन गया हमारे पास, अब मैं इसको बना सकता हूं, क्योंकि ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट गिवन होते हैं उससे हम बिफोर मतलब जो रिएक्टेंट होता है ओजोनोलिसिस का वो बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट पता होता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को बता रहा है ये कि देखो भाई
अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूं क्योंकि ओजोनेसिस वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना था। अब मुझे ये एक एस्टर मिल गया और ये एक एस्टर है। अब मैं इन दोनों कंसेप्ट को यूज करूंगा, इस वाले रिएक्शन को भी, इस वाले रिएक्शन को। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई इधर एनाइट्राइट से आपने ये बनाया, पहले इसका डीयू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें 1 डीयू है, डीयू कितना 16 टू 32, 2 डीयू है। तो इसका डीयू कितना हो गया 2। ये बम्बई पर नाम की अपन को जरूरत नहीं है। इसका डीयू हो गया 2 और इसका डीयू हो गया 1632। इसका डीयू बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज विल राइट दैट कि इससे इसका रिडक्शन हो गया। तो 1632 विल गेट दैट कि इसमें डीयू नहीं है, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो ये पूरा सैचुरेटेड है। अब अपन को एक बात साफ समझ में आ गया, वो क्या भाई, यहां पर देखो कार्बन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर एनाइड्राइड के साथ मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि इधर ऑक्सीजन तो है और ऑक्सीजन है और 2 डीयू है, तो अपन को एक बात तो पता था कि भाई ये दोनों डीयू तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एनाइड्राइड कभी डबल बॉन्ड थोड़ी जनरेट कर सकता है। एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन ये डबल बॉन्ड नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, एनाइड्राइड से सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड होता है, बिकॉज वी नो दैट कि भाई अगर हम इसमें जैसे ये गिवन है अपन को ये वाला पार्ट, तो एक पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें डीयू नहीं है, और अगर ऑक्सीजन है और डीयू नहीं है, इसका मतलब है कि वो या तो ईथर है या फिर अल्कोहल है, सैचुरेटेड अल्कोहल और सैचुरेटेड ईथर। अब अपन को एक बात मैंने आपको बता रखा है कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, सपोज करते हैं ROH ले लेते हैं अपन, और इसको एसिडिक एनाइड्रेट से रिएक्ट करवाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको एसिडिक एनाइड्रेट से रिएक्ट करवा देता हूं ये, तो अपन क्या करेंगे भाई, ये ROH जो अपन को गिवन है ना, ये वाला ROH, ये ROH विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ROH विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये वाला पार्ट लीव करेगा, जैसे Cl लीव करवा देते हैं अपन डेरिवेटिव से। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये इस पर अटैक कर रहा है और ये लीव कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अपन बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। इधर से ये RO ऐड हो जाएगा और H निकल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे बनाने वाला हूं, ये SN2TH रिएक्शन होगा, ये SN2TH रिएक्शन है, ये SN2TH रिएक्शन है, ये ऐसे होगा, देखो। तो जब ये तो SN2TH हो गया, वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जब ये स्टेबलाइज होगा ना, तो ये लीव करेगा, जब ये स्टेबलाइज होगा ना, तो ये लीव करेगा। अगर ये लीव करेगा तो व्हाट वी गेट लाइक दिस, ये तो लीव कर गया, तो अपने पास ये बचेगा, तो एक R है और एक H है, और ये वाला पार्ट लीव करेगा, मतलब इट इज लाइक दिस, CH3CO नेगेटिव लीव किया, ये बच गया फिर अपने पास। और ये बचेगा तो ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन निकालेगा। कैसे प्रोटॉन निकालेगा, तो एसिडिक एसिड विल बी द लीविंग ग्रुप। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा एनाइड्रेट से, तो एस्टर बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OR बचेगा। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई, और वो अल्कोहल कहां बना, क्योंकि जहां पर आप OH लिखोगे कार्बन के साथ अल्कोहल में, वही अटैच होगा एस्टर। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूं, ये वाले कार्बन एटम से, ये जो कार्बन एटम रहा होगा ना 10th वाला कार्बन एटम, ये वाला, इसी कार्बन एटम पे OH लिखो। अगर इस कार्बन एटम पे OH लिखोगे, तो वो OH एसिडिक एनाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। इसका मतलब है कि मुझे उसका जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वो ऐसे बनाना चाहिए कि ये वाले कार्बन पे OH लिख लेना चाहिए।
अगर इस वाले कार्बन पे OH लिख लेता हूं तो एसिडिक एनाइट्रेट के साथ एक एस्टर बना देगा, और यहां पर क्या होगा, DU से ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और एनाइट्रेट के साथ सैचुरेटेड, मतलब ये वाला एस्टर है ये, तो उधर वाले एस्टर में ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं होंगे, क्योंकि आप उन दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लोगे और अल्कोहल का इधर वाला OH उसमें ही रहेगा, इसमें रहेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना देता हूं भाई, कि कैसे होगा बॉम्बाई कॉल का स्ट्रक्चर। इसको हटा देता हूं, ये तो SN2TH रिएक्शन है, अपन ने पढ़ा हुआ है, और इसको अपन ने काफी टाइम, मतलब काफी वेज में पढ़ा हुआ है। एक तो इसमें लिखा हुआ है सीधा अल्कोहल और एसिटिक एसिड में, वी नो दैट एसिटिक एसिड का लीविंग अच्छा होगा। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं इसी के बेसिस पे। तो इस वाले कार्बन एटम पे बस हमें OH लिखना है, तो इसका स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज योर B। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ A मैं बता दूंगा, पहले मैं बॉम्बाई कॉल का स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो बॉम्बाई कॉल इज 1 2, इधर से शुरू कर लूंगा और मैं OH लिख लेता हूं इस पर 10th वाले कार्बन एटम पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ A। और स्ट्रक्चर ऑफ A अगर ये है तो वी नो दैट इट इज गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसने कहा है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताएंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको, ये इसका स्ट्रक्चर है बॉम्बाई कॉल का, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम ये दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमने क्लास में ओजोनोलिसिस डिस्कस किया क्या? ओजोनोलिसिस क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो हमें ओजोनोलिसिस डिस्कस कर लेना चाहिए अभी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ओजोनोलिसिस डिस्कस करता हूं पहले। तो ये तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ठीक है। ओजोनोलिसिस में क्या होगा, डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस अपन चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमें ओजोनोलिसिस डिस्कस कर लेना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले ओजोनोलिसिस डिस्कस करूंगा। तो पहले ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन पहले अपन पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस, उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं। पहले अपन ओजोनोलिसिस पढ़ने वाले हैं। तो मैं ओजोनोलिसिस, राइट ना, ओजोनोलिसिस शुरू करता हूं। ओजोनोलाइसिस, दैट इज, तो इट इज ऑब्वियस सी बात है, ओजोनोलाइसिस मींस रिएक्शन विद ओजोन। तो शुरू करेंगे, ठीक है। अब ओजोनोलाइसिस में व्हाट विल डू, विल से दैट इसमें इट इज, ये दो टाइप से होता है, एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है। और एक होता है ऑक्सीडेटिव। एक रिडक्टिव होगा, एक ऑक्सीडेटिव होगा। जब हमको सिर्फ ओजोनोलाइसिस लिखते हैं वो, तो अपन उसे रिडक्टिव ही अज्यूम करते हैं कि ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स दिस कंपाउंड। ऑक्सीडेटिव अज्यूम करना है तो गिवन होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव होना है। तो लेट अस चेक व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। मैं क्या करता हूं, इसमें ना एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो आई विल से दैट अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो मुझे इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। रिडक्टिव होता है तब भी मुझे ओजोन के साथ पहले रिएक्ट करना है,
और दूसरा उसे रिएक्ट करना होता है मुझे जिंक और वाटर के साथ। ऑक्सीडेटिव में होता है कि भाई ओजोन के साथ रिएक्ट करना है मुझे, और ऑक्सीडेटिव में इट विल बी विद H2O, जिंक नहीं लेना होता है। तो मैं यहां पर भी लिख दूंगा वो, मतलब जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है वो भी सिंपल बेस में लिखा हुआ है, इसको यहां भी लिख दूंगा मैं। तो पहले मैं इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करूंगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके मैं इसमें ओजोनाइड बनाऊंगा। इसमें ना ओजोनाइड बनता है, इसको कहते हैं अपन ओजोनाइड। और ये जो ओजोनाइड बनेगा ना, इससे अपन बना देंगे प्रोडक्ट। ये ऐसे मतलब ब्रेक होगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट। तो ब्रेक होगा ऐसे, तो अपन लिखेंगे भाई CH3, CH डबल बॉन्ड O बनेगा प्लस O CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये प्रोडक्ट। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि आप जो डबल बॉन्ड है ना आपके पास एल्कीन में, बस आपको ऐसे कर देना है और बता देना है कि वो प्रोडक्ट चला रहे। इन शॉर्ट ये ओजोनाइड वगैरह अपन से पूछेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूं वहां पर कि चलो ओजोनाइड भी बनाते हैं, सारी चीजें कर, ठीक है ना। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, ये सिंपल ओजोनोलाइसिस है, लेकिन ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये किसके प्रेजेंस में होगा, जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में। या आप वहां पर जिंक और एसिडिक एसिड भी ले सकते हो, या फिर आप वहां पर डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं। अब विल से दैट कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ये जो है एक छोटा सा मैकेनिज्म लिखेंगे अपन ओजोनोलाइसिस का। तो अपन क्या करेंगे ओजोनोलाइसिस में कि भाई मेरे पास CH3 गिवन है, CH गिवन है और डबल बॉन्ड CH2 गिवन है। इसको मैं रिएक्ट करूंगा ओजोन के साथ, तो ओजोन विल बी, क्योंकि हमको पता है ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस में लिखा हुआ है। यस इट इज, वी नो दैट। तो ये फॉर्मल चार्जेस में लिखा अपने हैं, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस में लिखा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखते हैं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन जो आप शेयर करते हो ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लो और उसको दे दो, जहां हेड ऑफ एरो है उसको दे दो। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इससे लोगे टेल ऑफ एरो वाले से, तो इलेक्ट्रॉन लोगे तो पॉजिटिव चार्ज, और जिसको दोगे उस पर नेगेटिव चार्ज लिखा अपन। अब इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो मैंने अनसिमेट्रिक इसलिए लिया कि भाई ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो फिर ये इस पर अटैक करेगा। क्योंकि अगर इस पर अटैक करता तो बॉन्ड मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ता, और अगर इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो उससे फायदा क्या है भाई, इस पे अटैक करता तो भी तो इधर शिफ्ट हो जाता। तो अपन कहते हैं यहां पे अटैक करके यहां बनाओगे तो 1 डिग्री एनाइन बनेगा, और यहां पर अटैक करके यहां नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा। ज्यादा स्टेबल कौन, 1 डिग्री। इसलिए हमने इस पे अटैक करके उसको 1 डिग्री बनाया। जैसे अपन कार्बोकेटाइन बनाते हैं, 3 डिग्री बनेगा तो जल्दी बनेगा, 2 डिग्री बनेगा तो थोड़ा स्लो बनेगा, 1 डिग्री मुश्किल से बनेगा, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी।
वैसे ही एनाइन में भी होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये ऐसे रिएक्ट करेगा तो आई विल गेट लाइक दिस CH3 C, इधर ऑक्सीजन है क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कर दिया मैंने, बाकी तो बचे, बिल्कुल बचे। अब इसको हटा दें, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, इस पे आएगा अपने पास CH2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना इसके पास। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेटिव टू दिस। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट होता है वो आइदर इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज अटैक किया, वी गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, हमको ये मिल गया। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई ये ना इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने से इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो गया, इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो गया। तो ये अगर इस पे अटैक करेगा तो इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हम कहेंगे ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो विल गेट लाइक दिस CH, I'll get O, O, O and CH2, ये मिलेगा मुझे, क्योंकि अब मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको दूंगा तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन लेके उसको दिया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट करूंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाल रहे ना आप, और इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया भी, तो इसका कोई चार्ज नहीं आएगा, और इस पे ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन दिया है तो मतलब नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलोओजोनाइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलोओजोनाइड, और ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। हम पर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन दो ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं अपन, दो से ज्यादा ऑक्सीजन एक साथ सीक्वेंस में बॉन्ड नहीं बना सकते। सल्फर बना सकता है, क्योंकि सल्फर क्या होता है, सल्फर तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि इसमें ना लोन पेयर बहुत दूर होता है, तो इनमें लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो तीन ऑक्सीजन एक साथ सीक्वेंस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो फिर ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ब्रेक होगा। अब अगर ये ब्रेक होता है, मान लेते हैं कि भाई ये ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, तो अपन कहेंगे भाई देखो, रिंग है 5 मेंबर, और 5 मेंबर रिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन बहुत होता है, तो अपन कहेंगे भाई ये जो ब्रेक होगा वो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। अब एक तरीका तो ये होगा कि मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं और इसको यहां शिफ्ट कर दूं, और दूसरा तरीका हो सकता है जैसे कि भाई इसको यहां शिफ्ट कर रहे थे तो मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं, है ना, और इसको यहां शिफ्ट कर लूं, तो दो तरीके हो सकते हैं ब्रेक होने के। मैं कहूंगा देखो, आप एक बार इधर शिफ्ट करने की बात कर रहे थे इस बॉन्ड को, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं यहां पर शिफ्ट करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इस पार्ट पर डाल रहा हूं, है ये आपने लिख लिया होगा। तो मेरे पास दो तरीके थे बॉन्ड को ब्रेक करने के, मैं एक बार एक तरीका ब्रेक करता हूं, एक बार दूसरा तरीका ब्रेक करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आपको डायरेक्ट लिखना तो आता ही है कि भाई इस बॉन्ड को ब्रेक से ब्रेक करो, मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैकेनिज्म देख लें अपन की कैसे होता है, क्योंकि मैकेनिज्म से भी क्वेश्चंस बनेंगे।
ठीक है, इसलिए मैं उसको मैकेनिज्म को भी बताया। तो अपन क्या करेंगे, एक बार अपन क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि अपन ने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ठीक है ऐसे ब्रेक करोगे तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लूंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बन जाएंगे, CH3CH O नेगेटिव चार्ज ऑन दिस और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो जैसे हो गया ना, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक तो ये ब्रेक हो गया कि भाई आपने ऐसे ब्रेक किया, किसी को डाउट नहीं भाई, देख लो एक बार, क्योंकि मैं अब दूसरी तरफ ब्रेक करने वाला हूं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो ऐसे ब्रेक हो सकते हैं, अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर सकते हो तो मैं ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी जगह ऐसे शिफ्ट करूं, मैंने इसको यहां शिफ्ट किया, तो फिर जैसे आपने ब्रेक किया था वैसे यहां शिफ्ट कर लेता हूं। तो अपन कहेंगे ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देख लो आप, मतलब पॉसिबिलिटी है तो CH3CH डबल बॉन्ड हो प्लस ये क्या बनेगा अपने पास, ये अपने पास बनेगा प्लस, दैट इज CH2O O नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अगर कोई विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम जाएगा तो आप बता देना कि सर उधर वाला कॉर्नर वाला नहीं दिख रहा है ऐसे कुछ, तो आप मुझे बता देना बस। अब अपन क्या कहेंगे, दोनों ही केस में नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में तो बिना कोई डाउट नहीं, क्योंकि दोनों ही केस में आ रहा है। अभी पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे आ रहा है, तो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है, उधर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ज्यादा फेवरेबल। दिस इज अ डाइपोलराइड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज है, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी आएगा नेगेटिव चार्ज भी आएगा तो उसे कहते हैं अपन डाइपोलराइड। ये प्रोटॉन दे भी सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये प्रोटॉन ले भी सकता है एनायन होने की वजह से। अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन ले भी सकता है तो एम्फोप्रोटिक्स आर कॉल्ड डाइपोलराइड्स। ठीक है, मैं उसको लिखूंगा, अभी अपन मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं। अब क्या, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई हम ऐसे भी जा सकते थे ऐसे भी जा सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेंगे तो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो मैं ऐसे ही जाना वाला। अब मैं क्या करूं, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सिंस ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ऐसे कार्बन है हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड हुआ है, तो अपन क्या करें, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस, विल गेट लाइक दिस, तो मुझे ऐसे मिल जाएगा CH3COO, और इधर CH है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH और O नेगेटिव चार्ज। अब मेरे ख्याल से हमें ये पता चल गया कि अपन क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, क्योंकि ये कितना मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। यहां पर क्यों नहीं न्यूट्रलाइज किया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, और वो भी 3 मेंबर्ड रिंग में अगर कभी एक भी एटम ऐसा आ जाए जिसके पास लोन पेयर्स है तो भी वो अनस्टेबल हो जाता है। दो वाला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनको इनके आपस में इतना ज्यादा रिपल्शन है, और बॉन्डिंग एंगल कितने हो गए 60, ये तो बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल।
इवन अगर अपन इसके साथ क्या, ये भी नहीं बनेगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, ऐसे होगा तो भी ब्रेक हो जाएगा, रिपल्शन के लिए। तो व्हाट विल डू कि भाई ऐसे, और यहां पर अगर अपन 3 मेंबर रिंग बनाते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं और वो बनता ही नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कार्बन होता तो बन जाता 3 मेंबर रिंग, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब तो ये 5 मेंबर्ड बनेगा ना, अब तो बन सकता है ना, हाँ तो बनेगा ना 5 मेंबर्ड, लो बना दो। CH3 COO CH2 और ये आपका ओजोनाइड बन गया। क्या बन गया? ओजोनाइड बन गया। ओजोनाइड बनेगा तो फिर बाद में मतलब ये ब्रेक हो जाएगा जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। तो दैट इज अबाउट द मैकेनिज्म। इसके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बताना था आपको, एक तो मोनो ओजोनाइड बनता है, वो होता क्या है, दूसरा ओजोनाइड बनता है, वो क्या होता है। ये डाइपोलर आयन है जिसको अपन जेटराइन बोल सकते हैं, दैट इज अ डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन को क्या बोलते हैं अपन? जेटराइन। दैट इज अ डाइपोलर आयन, जो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म कि भाई इसमें मैकेनिज्म का पार्ट जो मैंने आपसे बोला है, वो पार्ट आपको याद होना चाहिए हमेशा। और मोस्टली 99% केसेस में अपन से सिर्फ वो ये पूछेंगे कि मोनो ओजोनाइड और ओजोनाइड क्या है, रादर देन द एंटायर मैकेनिज्म। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बन सकता है एडवांस वगैरह में, तो अपन से पूछ सकते हैं कि क्या इंटरमीडिएट जेटराइन बनता है क्या, या डाइपोलर आयन बनता है क्या, तो वो पूछ सकते हैं। Once we get the mono, that is ozonide, ozonide बन गया तो फिर हमें पता है वो कैसे ब्रेक होगा भाई। एक नेसेंट ऑक्सीजन ये निकल जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वी गेट द प्रोडक्ट। ये तो शिफ्टिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दैट इज हाउ द मैकेनिज्म इज। एडवांस में अपन से मैकेनिज्म के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते, राइट? तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस। अब विल राइट दैट, मैं इसको एक बार हटा देता हूं और उसके बाद एक जनरल रिएक्शन शुरू करते हैं अपन। जैसे तो विल राइट दैट एग्जांपल है ओजोनाइड, और इसके बाद अपन रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट। अगर ये है अपने पास और इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे विथ जिंक एंड वाटर, तो ये ब्रेक होगा और विल गेट दैट द प्रोडक्ट एज CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और वो नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। The nascent oxide will react with the zinc to form zinc oxide. अगर जिंक नहीं होगा, अगर जिंक नहीं होगा यहां पर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाएगा, और H2O2 बनेगा तो ऑल peroxides आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इनका फर्दर ऑक्सीडेशन, बिकॉज एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जितना कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है उतना ही कार्बन एटम वाला आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो मैं ओजोनोलिसिस की बात कर लेता हूं। इसके बाद जो स्टेप था वो मैंने लिख दिया, कंप्लीट स्टेप क्या है। तो हम आगे प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या करना है। तो मैं इस पार्ट को हटाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे इसके रिएक्शन लिखते हैं। तो मैकेनिज्म आपके पास है और मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन चेक करते हैं भाई, सिंपली ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म। अगर मतलब ये मैकेनिज्म वगैरह तो तभी पूछेंगे जब एडवांस में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे ओजोनोलिसिस में, अदरवाइज हमसे सिंपल रिएक्शन पूछने वाले हैं। ओजोनोलिसिस रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे, जैसे अपन ने यहां पर लिखा
तो मैंने ऐसे लिखा मेरे पास कि भाई एक बार मैंने एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं अपन। मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है, अब मैं बस डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अपन क्या करेंगे, इसका ओजोनिसिस करता है रिडक्टिव। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले ओजोन के साथ रिएक्ट करूंगा और फिर मैं इसको जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको ऐसे डिवाइड करके लिख देता हूं। आपने जैसे कहा रिडक्टिव में, भाई आपको क्या करना है, ऐसे है तो आपने कहा था ऐसे ब्रेक करके इधर वो लिख दो, इधर वो लिख दो, हो गया प्रोडक्ट। तो इससे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे बना देता हूं भाई। इसको आपको ब्रेक करना था तो इधर डबल बॉन्ड लिख देता हूं और इधर भी डबल बॉन्ड लिख लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये एल्डिहाइडिक पार्ट होगा और ये कीटो वाला पार्ट है, कीटो CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लोगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि भाई ठीक है, इस तरफ लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख लूंगा ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज एल्डिहाइड पार्ट और ये क्या था, कीटो का। कीटोन क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्कीन था ना, तीन तरफ से कार्बन अटैच्ड है, कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, और ये दो तरफ से ही कार्बन अटैच था ना, ये वाला कार्बन एटम, तो मैंने उसका एल्डिहाइड बनाया। तो दिस इज द प्रोडक्ट। अब अगर मान लो इसकी जगह मेरे पास ऑक्सीडेटर होता है, मैं इसकी जगह कुछ और भी ले सकता था, है आपको पता है, MES2 भी ले सकता हूं ऐसे, या जिंक और एसिटिक एसिड भी ले सकता हूं, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, या फिर आप जिंक और एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेटिव लिखूं तो ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस के लिए आपको जिंक, पहले तो ओजोन लिखना है और दूसरे स्टेप में आप लिखोगे H2O, बस आपको H2O2 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ओजोनिसिस में जो एक इसमें O3 था, 2 ऑक्सीजन ऐड किए, एक कहां गया, जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा ना, इधर तो जिंक है ही नहीं तो क्या बनाएगा, H2O2, वो तो अपने आप बन जाएगा। तो अपन कहेंगे उस केस में ना, विल राइट दैट, ये जो अपन को गिवन होगा इस केस में, तो अपन कहेंगे भाई ओजोन में तो यही होता है जैसे आपने बताया, CH3 था, आपने कहा ऐसे किया जाता है, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो मैं बना दूंगा। ये प्रोडक्ट नहीं है अपना, ये तो अपन को पता है। अगर मैं इसी में लिखता तो अपन को लगता अच्छा ये क्या करना है, तो मैंने इसको ऐसे रखा, ये लिख लिया अपन ने, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे यहां पर था एल्डिहाइड और कीटोन बना, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स नहीं होते। तो इसमें तो ये क्या करने वाला है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा वो उससे H2O2 बनेगा। ऑल पेरोक्साइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई देखो CH3 है, C है, डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन हो गया, और इधर मेरे पास CHO बनेगा। तो कीटोन तो ऐसे ही रहेगा,
कीटोन का कुछ नहीं होता, लेकिन जो एल्डिहाइड है ना will convert into carboxylic acid. Aldehyde converts to carboxylic acids. तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा और बता दूंगा वो मेरा प्रोडक्ट है। मतलब सीधी सीधी बात है, इधर ऐसे लिखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ लिखो एक एक, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, कीटोन बन रहा है तो वैसे लिखना। तो मैं इसको क्या करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूं। कैसे, तो अपन COH लिख देते ना इसको। So the product of the reaction will be what? अपन कहेंगे लो भाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मैं इसको ना कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, 1 2 3 4 इस टाइप से ना, नंबरिंग टाइप का। तो मैं ऐसे बना लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, क्योंकि 1 2 3 4 5 और दोनों के बीच में 5 कार्बन एटम्स है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, ये हो जाएगा ना 1 2 3 4 हो गए। तो 4 कार्बन एटम हो गया, फिफ्थ वाला ये मैंने काउंट किया था। तो यहां पर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। लो भाई ये प्रोडक्ट बन गया मेरा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में आपको पता है, बस ऐसे डिवाइड करके अपन को बताना है। ऑक्सीडेटिव में आपको पता है, इस पार्ट का ध्यान रखना है क्योंकि वो कभी कभी ये यूज करता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, क्योंकि इससे भी नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। अगर मान लो मैंने ये यूज किया तो जिंक ऑक्साइड, और ये यूज किया तो ये नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO बन गया, डाइमिथाइल सल्फर में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो वी आर एबल टू टेल कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस। मैं अब कुछ एग्जांपल ले लेता हूं और रिसर्च देखते हैं अपन ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि भाई ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ऑथोलिसिस होगा तो अपन कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो एग्जांपल में वी कैन राइट लाइक दिस है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या।
Yes. So let us check the answers. है ना? वन टू थ्री तुम लोग ट्राई करोगे? 1 2 3 तुम लोग ट्राई करो. हो गया? थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं कैसे. ये तो बड़ा इजी था भाई. ऐसे कर दो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा. और ये तो रिडक्टिव है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपन ऐसे बना देंगे. CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CH और CH3, ये डबल बॉन्ड बन गए. और अगर आप ये दोनों देते तो मैं इनको ज्वाइन करके ये बना देता. ठीक है. ये ज्वाइन करके ये बना लेता हूं. अब इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं. लेकिन अब इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होगा. क्या? हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा कार्बन कहाँ है. आइदर आप नंबरिंग कर लो कि भाई ये कौन सा कार्बन है, कौन सा है, कैसे है. तो मैं देखो इसको ऐसे करूंगा. गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ऊपर वाला पार्ट ये CH2 है ना. अब इसको भी तो इधर ना ये CHO बन गया. जरूरत पड़ेगा तो दोनों ऑप्शन को हटाऊंगा और इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा आपस में. ये बन जाएगा. ये भी बड़ा सिंपल था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप खुद ही कर लो. तो वी नो दैट भाई आप ऐसे करोगे. ये भी CHO बिकॉज 2 डिग्री है, ये भी CHO बिकॉज 2 डिग्री. नंबर ऑफ कार्बन
कम नहीं होते, कार्बन जितने इसमें उतने इधर होंगे, टोटल जितने इसमें उतने ही टोटल यहां होंगे, जितने इसमें उतने ही टोटल यहां होंगे। तो मैं इसको CHO लिख लेता हूं। डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। इसकी बात बेंजीन के डबल बॉन्ड भी ओजोन लेयर्स से ब्रेक हो जाएंगे और सभी में इंटरमीडिएट बनेगा ओजोनाइड, वी नो दैट। अगर इसमें भी मुझसे कहते हैं आप, तो मैं ओजोनाइड बना देता, इसका भी ओजोनाइड बना देता ऐसे, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, मैं इसको ओजोनाइड ऐसे बना देता। ये भाई ऐसे ओजोनाइड बन जाएगा। जिसे अपन ने पहले ओजोनाइड बनाया, तो ये बना दिया अपन ने। ये डबल बॉन्ड। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे ना, इसको ऐसे, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे, मतलब सारे बॉन्ड ब्रेक कर देना। तो हमें ओजोनोसिस के प्रोडक्ट बनाने आ गए। अब बस कितना ध्यान रखना है अपन को कि भाई MES2 रिडक्ट, जिंक H2O रिडक्ट, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर हमें इधर जैसे जिंक नहीं लिखा हुआ ऑक्सीडेटिव, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इधर जिंक नहीं लिखा, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो अपन ऐसे क्रॉस करके अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि भाई ओजोनोसिस में ऑक्सीडेटिव था या रिडक्टिव था, तो हम प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसे ब्रेक करके हमें बनाना आता है। इसको देखते हैं अपन ने क्या किया। ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, सिंगल बॉन्ड था वहां पर, यहाँ डबल बॉन्ड है वो है, इधर कार्बन है, इधर CH3 है और इधर भी डबल बॉन्ड हुआ है नीचे की तरफ। ये एक प्रोडक्ट बन गया। तो दूसरा प्रोडक्ट ये वाला, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट अपन कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट भी ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा। That will be the product of reactions. ठीक है। अब क्या ध्यान रखना था, मैंने क्या कहा था आपसे कि आप ऑक्सीडेटिव का ध्यान रखिए। मतलब यहां पर जो अपन ने लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इधर यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट लिखना है ऑन ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाएगा इसमें, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट होगा। इसमें इधर तो कीटोन है, डाई कीटोन, ब्यूटेन 2,3 डाई कीटोन, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। तो किसका होगा, इन दोनों का, दोनों एल्डिहाइड है ना, ऑक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो इधर अपन ऑक्सिलिक एसिड, मतलब यू गॉट एन आइडिया कि मुझे क्या करना था। इसमें क्या होगा, अपने पास बना 1 मोल ऑफ डाई कीटोन, ब्यूटेन डाइओन ना, तो एक तो मेरे पास ये बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना, एक तो मेरे पास ये बनेगा यहां पर, और दूसरा क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो
आई थिंक यू गॉट अ क्लियर आइडिया कि आपको क्या करना है। अब मैं इस पार्ट को हटा लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात। फिफ्थ वाले में आपने मुझसे कहा है कि एक कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करते हैं और उसमें एसिटिक एसिड सिर्फ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है भाई, आप चाहते हो कि ए का स्ट्रक्चर बताओ जब मैं इसको ओजोनोलिसिस करूं, और इसमें आप कह रहे हो कि सिर्फ ये प्रोडक्ट बनता है, तो बन कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही प्रोडक्ट बने। ओजोनोलिसिस में कीजिए, ओजोनोलिसिस में तो ये ब्रेक होगा तो कम से कम एक से ज्यादा प्रोडक्ट तो बताना होगा, वरना ओजोनोलाइसिस होगा कैसे। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा एसिडिक एसिड इज द ओनली प्रोडक्ट ना, मतलब आप ये कह रहे हो कि एसिडिक एसिड के अलावा कुछ नहीं बनता, ऐसे सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ दो बन रहे, यहाँ दो बन रहे, दो कहां बन रहे, तीन बन रहे थे। हाँ तो तीन तो प्रोडक्ट बन रहे थे, 2 मोल ऑक्जेलिक एसिड है ना, डिफरेंट तो एक ही बन रहा है ना, डिफरेंट तो दो ही बन रहे हैं ना, एक डाइकेटोन और एक ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा तो इसको क्या अज्यूम करना है, इसका मतलब मैं ऐसे तो अज्यूम कर सकता हूं ना, 2 मोल्स ऑफ दिस। तो जब भी अपन को लिखा होगा ना ओजोनोलिसिस के बाद एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब है किसी कंपाउंड, उस कंपाउंड के 2 मोल्स बन रहे हैं। अच्छा ये तो पक्का हो गया कि ओजोनोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मतलब यहां पर ये बन रहा है अपने पास। तो मतलब ये दोनों आपस में किससे अटैच्ड है, 2 डिग्री एल्कीन से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कार्बन बनाते हैं, जो 2 डिग्री एल्कीन वाले कार्बन एटम होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा के इसमें और इस कार्बन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ना कार्बन, तो अपन कहेंगे इस वाले कार्बन में ना OOC जो है, तो इस कार्बन और इस कार्बन को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो अपने पास ऐसे बना देंगे अपन की ए का स्ट्रक्चर ये होगी। लो भाई, इसमें एक ही प्रोडक्ट बना, इन दोनों को ओजोनोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड, दोनों एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेटिव रहा होगा क्योंकि आपने सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखा है, रिएजेंट नहीं लिखे। रिएजेंट लिखोगे तो फिर मैं ऑक्सिलिक एसिड कैसे बता पाऊंगा, ये एसिटिक एसिड कैसे बता पाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बताने ना पड़ेगा। तो जब आपने मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिए तो वो अंडरस्टूड था कि अच्छा आप ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हो, ऑक्सीडेटिव वाले। ठीक है भाई, अभी अपन क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अपन को पता चल गया कि जब भी कभी अपन को एक ही प्रोडक्ट देंगे इसका मतलब है कि सेम टाइप के 2 कंपाउंड बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में आपने कहा कि ए ना C4H8 है और ये कन्वर्ट हो रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और ये कन्वर्ट हो रहा है C4H8O में। अभी देखो जब ओजोनोलिसिस होता है ना तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाने चाहिए। भाई इधर कितने थे, 4 हो गए, कितने 2 ब्रेक होंगे। जिसे अपन कहेंगे ओजोनोलिसिस करते हैं 2,3 डाइब्यूटेनॉन बनता है। हाँ तो इधर तो 8 कार्बन थे, बचे कितने, तो बाकी और भी प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कंपाउंड बनेगा और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब वही रहेगा, जितने कार्बन एटम इसमें थे उतने ही कार्बन एटम उसमें है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इसमें साइक्लिक रिंग है, और जिसका ओजोनोलिसिस आपने किया है, जिसका आपने ओजोनोलिसिस किया है, जिसका आपने ओजोनोलिसिस किया है वो क्या होगा, साइक्लिक रिंग वाला डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें तो ब्रेक नहीं होगा ना। अभी अपन ने ऐसे किया था ना, इसमें कहां कार्बन एटम कम होंगे, ऐसे किया था ना, तो इसमें जितने कार्बन एटम इसमें होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है और अपन से कहा जाए कि भाई देखो कि जितने कार्बन एटम इधर हैं उतने ही कार्बन एटम इधर हैं, इसका मतलब है डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग।
क्योंकि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को, जैसे इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन सेम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो गए, इधर कितने हो गए 4 या 2 हो गए, लेकिन इधर जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है, जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में। अब इसका मतलब है कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा, साइक्लिक रिंग बनाऊंगा। कितना मेंबर बना लूं, C4H8 है, तो इसमें तो DU 1 डिग्री है, 1 डिग्री होगा तो एक ही DU है, डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। सॉरी यार, है इसको कम से कम 6 कर लेते हैं, वो चेंज कर लेना आंसर, है ना, क्योंकि कम से कम 2 DU तो होना ही चाहिए, वरना एक DU में तो साइक्लिक रिंग बनेगा बस। बट द कंसेप्ट विल बी दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि भाई यहां पर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, कम से कम 2 DU तो होने चाहिए। मुझे बस रिंग वाला कंसेप्ट बताना था आपको, कि आप ध्यान रखो कि रिंग वाले कंसेप्ट में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है तो वो साइक्लिक रिंग का पार्ट है डबल। वो कंसेप्ट के लिए मैंने वो लिखा था, और DU एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक तो लिखा मैंने बाकी नहीं लिखा। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई ये लिख सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा तो यही बनेगा। तो कार्बन एटम है ना, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, एक इधर एक इधर। तो अगर मान लो इसका ओजोलिसिस करता हूं तो अपन कहेंगे ऐसे बना देंगे भाई, ये CHO बन गया, और रिडक्टिव है ये भी CHO बन गया। तो मैं कहूंगा यही क्यों, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, मेरी मर्जी, ऐसे बना लो। और इसमें भी मैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी, ऐसे कर लो। और अगर ऐसे बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, तो आप कहेंगे नहीं, अब आपकी मर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तो कार्बन एटम कम हो जाएंगे प्रोडक्ट में, इधर नहीं होंगे कम, इधर भी नहीं होंगे कम, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो कौन सा आंसर देना है इनमें से, तो अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो जैसे अभी बॉम्बे कॉल को अपन ने सॉल्व किया ना, उसमें एक से ज्यादा रिएक्शन देते हैं, जिसमें अपन को ये बताया जाएगा कि ये है या फिर ये है। वो एक से ज्यादा रिएक्शन में अपन को डिसाइड करके बताना पड़ेगा कि ये वाला कंपाउंड बताना है अपन को, या ये बताना है, या फिर ये बताना है। तो ये तो मैं बता सकता हूं इन दोनों में डिफरेंस कैसे, क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव हुआ तो यहां पर कीटोन बनेगा, यहां पर एल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक कीटो ग्रुप होगा। रिडक्टिव हुआ तो दोनों में ही 2 ही ऑक्सीजन होंगे बस। तो उस टाइप से एक से ज्यादा रिएक्शन देके अपन को बताएंगे वो कि इनमें से कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर वो फिक्स करेंगे वो। जैसे बॉम्बे कॉल में उन्होंने पहले ही रिडक्शन किया फिर एस्टर बनाया, और एक विदाउट रिडक्शन एस्टर बनाया था जो अपन ने बॉम्बे कॉल वाला रिएक्शन किया। तो वो एक से ज्यादा अपन को मतलब रिएक्शन देके ये कंफर्म करवाते हैं कि भाई कौन सा। हमने तो सिर्फ कंसेप्ट चाहिए था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग। रिंग का अपना एक DU होता है, और अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसमें, क्योंकि अपन कहेंगे अगर मान लो ये C4H8 होता तो, और ओजोन रेसिस्टेंट, तो फिर आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर अनसैचुरेशन मेरे पास ये है और मुझसे कहा कि भाई C4H8 है, तो आप इसको ऐसे पूछ लेते, ओजोन रेसिस्टेंट से बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा अगर आपने इसमें साइक्लिक रिंग नहीं बनाना है तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ये तो है C4H8। और अगर प्रोडक्ट बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर इसमें मान लो ऐसे दे रखा है अपन को, तो भाई C2H6 है ना, दैट इज ऐसे बनना अपने पास C2
और विल राइट दैट H4O2। तो अपन को पता है ऑक्सीडेटिव अज्यूम कर लूंगा मैं, एसिटिक एसिड लिख दिया आपने। और अगर अपन को लिखा हुआ है कि भाई C2 और H4O मतलब एल्डिहाइड, तो रिडक्टिव ओजोलिसिस करके बता दूंगा CH3CHO। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई क्या पूछ रहे हो आप। अगर कार्बन कम होता है तो मैं एलिफेटिक मतलब ऐसे चेन वाले कंपाउंड का पार्ट होगा डबल बॉन्ड। अगर कार्बन का नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं हो रहा है तो डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक। दैट इज ओजोलिसिस फॉर एल्कीन्स। अब ओजोलिसिस में क्या होता है, दो बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं अपन को ऐसे। ओजोलिसिस में दो बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं अपन को ऐसे। तो अगर हम मान लो ऐसे करते हैं, ओजोनोलाइसिस इन एल्काइंस की बात कर लेते हैं। तो एल्काइंस में क्या होगा, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं एग्जांपल, मेरे पास गिवन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H ऐसे गिवन है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, वन जिंक एंड H2O मतलब रिडक्टिव ओजोलिसिस। मैं कुछ नहीं करने वाला, जैसे इसमें किया वैसे उसमें कर दूंगा। दो बॉन्ड ब्रेक कर दिए मैंने, भाई दो ही तो ब्रेक करते हो आप। तो प्रोडक्ट क्या बना दूं, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट आप ऐसे बना दो। ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H, ये प्रोडक्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जिंक पहले ओजोन लिख देता हूं और फिर मैं वाटर लिख लेता हूं, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो पता तो है अपन को कि भाई ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में प्रोडक्ट तो अपन सेम लिखते हैं, बस करना क्या होता है कि जो एल्डिहाइड बनता है ना, दिस इज एल्डिहाइड पार्ट, ये एल्डिहाइड पार्ट था और वो कीटोन पार्ट। कार्बन जो डबल बॉन्ड को होल्ड करता है दोनों तरफ से किससे अटैच्ड है, कार्बन से। तो जो एल्डिहाइड पार्ट होगा उसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड पार्ट को कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में। हो गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट अपने पास। ये कॉमन नेम था इस कंपाउंड का, वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख भी दिया। वो पायरुविक एसिड होता है। तो ठीक है, कंसेप्ट रिमेन सेम, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। बस ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वी कैन राइट दैट कि भाई फिर उसमें नंबर ऑफ, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होगा ना पूरा, सिर्फ दो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर दो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली बात है वी आर टोटल। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। रिडक्टिव है एल्डिहाइड कीटोन, ऑक्सीडेटिव है कीटोन वैसे रहेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, ओजोलिसिस बताओ कैसे करना है। तो मैंने कहा आपसे कि भाई चलो ये कर लेते हैं, एक बार ओजोन से रिएक्ट करते हैं। और फिर अपन इसको लिख लेते हैं H2O में। तो फिर क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे ये तो कीटोन है, इधर दो ही बॉन्ड रिड्यूस कर पाऊंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। तो अपन कहेंगे लो भाई ये प्रोडक्ट बन गया। इधर अब ये एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कीन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देता हूं, ये CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो, ये CH2 हो गया, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और ये 1 डिग्री है तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा।
फॉर्मिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 डिग्री एल्कीन है और उसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कर रहे हो, तो 1 डिग्री का एक कार्बन एटम वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर और CO2। तो अगर मुझसे पूछेंगे कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में फॉर्मिक एसिड बनेगा क्या 1 डिग्री कार्बन एटम का, तो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज होकर H2O प्लस CO2 बना देगा। ये आपका ओजोलिसिस है। अब आप एक बार वापस बम्बई कल को अपने आप राइट ना, बम्बई कल को आप बता सकते हो कि आपको क्या करना है। तो अगर 2 डिग्री अनसैचुरेशन है तो आप एक साइक्लिक रिंग, एक डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हो, जो मर्जी चाहे आप लिखो। वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना कि कौन सा फिक्स स्ट्रक्चर होगा, वो एक से ज्यादा रिएक्शन में ही डिसाइड हो पाता है। अदरवाइज स्ट्रक्चर तो मैं बता देता हूं कैसे करना, आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बताने होंगे। तो ऑप्शन में तो फिक्स होगा कि भाई कौन सा पॉसिबल है, अदरवाइज ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स अपन से पूछेंगे, बता देंगे। तो ये आपका ओजोनोलिसिस था, ठीक है ना। ये आपका ओजोनोलिसिस है। दैट इज अबाउट द ओजोनोलिसिस है। अब नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अब आप आगे डाउट पूछ सकते हो वापस। ओआरएम के डाउट चल रहे थे अपने, 1 मिनट है, डाउट्स देख लेता हूं मैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका डाउट था, ठीक है। 156 पार्ट 1 का बताता हूँ, पहले पार्ट 1 का जो डाउट्स थे आपके वही बताता हूँ। 1 हो गया, 5 बताना था मुझे। 1 5, ठीक है। 5 में वी आर गिवन दैट अगेन, दैट इज देखो आप अपने आप ही कर लोगे, मैं पहले आपको बता देता हूं, मतलब मैं कॉलम 2 बता रहा हूं, बाकी अपने आप सॉल्व करना। गिव्स 2,4 DNP, ये मैंने पहले आपको बताया, ओनली फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स। ये मैंने पहले भी बताया आपको। गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, AgNO3। तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा हूं, मैं ClBrI नहीं बता रहा, वो आपको ऑलरेडी पता है। मतलब ऐसे टर्मिनल एल्काइंस बोलते हैं, ऑल एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, कीटोन, अल्काइंस, दैट इज कॉल्ड वन एल्काइन है। वन एल्काइन ऐसे होता है, इनको कहते हैं वन एल्काइन। बाकी इनऑर्गेनिक में आपको पता है, ClBrI, सल्फेट, सल्फाइट, एसिटेट, साइनाइड, they all are white PPT except AgI और AgBr। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन आपको पता है, इज अ न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको देख लो, फिर मैं आंसर बता देता हूं। ये वाला पार्ट आपके पास है। पहला वाला इज बेंजाल्डिहाइड, 2,4 DNP देगा,
AgNO3 देगा, is a nucleophile. No, it is not a nucleophile. It will act as a electrophile. क्यों? क्योंकि pH है ना, इस पे तो अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं, हमने इसको कभी न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कभी नहीं किया। अगर इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता तो ये न्यूक्लियोफाइल होता। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला ना 2,4-DNP नहीं देगा, दैट इज प्रोपाइन ना। फिर गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, हाँ ये टर्मिनल एंड पे है तो देगा, sp हाइब्रिडाइज वाला हाइड्रोजन है ना वहां पर, तो देगा। एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अपन बता सकते हैं कि भाई वो मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, लेकिन उस पे इलेक्ट्रोफिलिक वो खुद एक्ट नहीं करेगा, उस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा सकते हैं। तो कंपाउंड मतलब कॉलम ए में अपन को आइंस, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, एज अ न्यूक्लियोफाइल अपन उसे यूज नहीं करते, दैट इटसेल्फ विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, और उसमें ना ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम होने की वजह से अपन मना कर रहे हैं, क्योंकि वो एसिड जैसे एक्ट कर रहा है, जो एसिड जैसे एक्ट करेगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे। देन विल राइट दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, नहीं बताएंगे भाई बी वाले में। और इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, नहीं, साइनोहाइड्रिन के लिए तो एल्डिहाइड कीटोन चाहिए तभी बनेगा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। Cn 2,4-DNP दे ही नहीं सकता, AgNO3 से व्हाइट पीपीटी देगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है तो Cn होगा न्यूक्लियोफाइल, साइनो वो न्यूक्लियोफाइल है इसलिए तो इससे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड कीटोन से। I नेगेटिव 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, AgNO3 से पीपीटी देगा, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और साइनोहाइड्रिन उसमें नहीं बन सकता। ये वाला पार्ट मैंने पहले भी बता रखा है आपको, 2,4-DNP। और ये क्वेश्चन नंबर 6, अभी 6 वाले में व्हाट आई विल डू कि पहले तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना एसिडिक एनहाइड्राइड और CH2Cl2। अब क्या होगा ना कि जैसे मेरे पास ये गिवन है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये बेंजीन है और इसमें मुझे अमाइड ग्रुप गिवन है ऐसे, ये ऐसे दे दिया। अब मैं क्या सोचूंगा ना, सबसे पहले इसको लिख के आपने एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, जब आप एसिडिक एनहाइड्राइड लिखोगे ना तो ना ये एसिड डेरिवेटिव्स, और एसिड डेरिवेटिव का इधर अपन ऐसे लिख लेते हैं CH2Cl2 है, ये सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे जब भी ये कंपाउंड होते हैं ना दे आर एसिड डेरिवेटिव्स, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, और अगर ये दोनों गिवन है तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी मिलेगा तो भी अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि इनका लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, दोनों एसिड है ना। अगर एसिड डेरिवेटिव में एस्टर होता तो अपन कहते हैं इसका लीविंग एबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता, एल्कोहल है ना, वाटर से भी कम एसिड है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर करना है तो एसिडिक मीडियम लेना होगा। इनके हाइड्रोलिसिस में एसिडिक मीडियम की जरूरत नहीं है, इनका हाइड्रोलिसिस तो जैसे जैसे हाइड्रोलाइज होंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड बनेंगे ना, इधर एसिडिक एसिड और इधर HCl। तो व्हाट आई विल डू, ये जब भी आएंगे ना दोनों में से तो न्यूक्लियोफाइल, बस हमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। अब हमारे पास क्या था ना, इसमें हमें सिर्फ ये डिसाइड करना था कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है।
दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है जो इससे रिएक्ट करके इसको लीव करवा सकता है डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे देख लेंगे। तो भाई देखो, एक तो अपन प्रोडक्ट देख सकते थे, लेकिन हमें ये पता है, पहले तो अपन ये डिसाइड कर लेंगे, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो तो ये अटैक करेगा उस पर, ये नहीं। पहले ये अटैक करेगा, बाद में ये कर सकता है। पहले वो क्यों? क्योंकि उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। तो कौन रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा पहले, अगर रिएक्ट करवाना है तो। लेट अस सी द प्रोडक्ट। अपन क्या करेंगे, पहला वाला बिल्कुल, मतलब अगर प्रोडक्ट बनेगा इससे तो ये इधर अटैच करेंगे, उसको लीव करवा देंगे अपन। पहले वाले में बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर बिल्कुल है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करवाना है तो इसी से रिएक्ट करवाऊंगा, क्योंकि उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। एनहाइड्राइड मतलब एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। सेकंड वाला बिल्कुल गलत, बगैर इसके रिएक्ट किए हुए ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद दोनों से रिएक्ट करवा देते हैं, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, दोनों से अगर रिएक्ट करवाना है तो करवा सकता हूं मैं, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर रहेगा। क्यों? दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो मैं सी भी बता सकता हूं। डी वाले में एसिटाइन क्यों ऐड होगा इस पे? तो प्रोडक्ट तो अपन ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो मैं ये बना रहा हूं, प्रोडक्ट तो मैं ये बना रहा हूं भाई, ऐसे NH बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 बनेगा, क्योंकि इसके लीव करने से ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे वो एक प्रोटॉन को हटा देगा, तो वो क्या होता है अमाइड। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है? ये तो लीव कर गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब अपन प्रोडक्ट देखते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आ सकते हैं, एक तो आ सकता था ए वाला और दूसरा आ सकता है सी वाला, क्योंकि या तो आप दोनों से रिएक्ट करो या फिर इससे रिएक्ट करो, मैं दोनों से भी कर सकता। उससे अपन ने पूछा था क्वेश्चन में व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर मेजर प्रोडक्ट पूछोगे तो फिर एक ही रिएक्शन करूंगा, इसको रिएक्शन नहीं करवाऊंगा। इसको क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। अगर ए ऑप्शन में गिवन नहीं होता तो मैं सी बताता, वरना मुझे ए ही बताना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्जुगेशन, अमाइड इज न्यूट्रल ना, अमाइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन ये एसिड नहीं, ये एसिड नहीं है, ये एनहाइड्राइड है और ये न्यूट्रल है, तो ये अपने आप उससे रिएक्ट नहीं करने वाला। तो फिर जो इससे रिएक्शन किया है वही प्रोडक्ट बता देंगे। आधा क्वेश्चन तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा, दो ऑप्शन हमेशा निगलेक्ट हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में अपन दो ऑप्शन निगलेक्ट करने की कोशिश करें, दो ही ऑप्शन बचते हैं आंसर के। ये आपका पार्ट 1 का 6th वाला पार्ट था। फिर एक्सरसाइज 3 ऑफलाइन वाला 379, ऑफलाइन वाला 379 एक बार देख लेते हैं भाई क्या है ऑफलाइन वाले में 379। थ्री वाले में गिवन है अपन को ऑन मिक्सिंग इथाइल एसीटेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, आप मुझसे कह रहे हो 379 में ऑफलाइन वाला, दैट इज
कि ऑन मिक्सिंग इथाइल एसिटेट एसिडिक एसिड तो ये होता है, इसको अगर रिमूव करोगे C2H5 से तो होता है इथाइल एसिटेट। सोडियम क्लोराइड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, आप चाहते हो कि मैं इसको ना NaCl के साथ रिएक्ट करूं, so on mixing ethyl acetate with aqueous sodium chloride the composition of the resultant solution is, ठीक है भाई, with this the composition of the resulting solution is, कोई आंसर गिवन है अपन को, क्योंकि इसका रिएक्शन तो होगा ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है, अभी तो बताया एस्टर रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो न्यूट्रल कैसे कर रिएक्ट करेगा, अभी तो अपने एम्फोटेरिक रिएक्ट नहीं कर पाया। कोई Cl का लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, इसको रिप्लेस कर नहीं सकता। The solution will remain like this, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3, 7 and 9, तो 3, 7 देखते हैं पर क्या है। A liquid was mixed with ethanol and a drop concentrated H2SO4 was added। अच्छा ठीक है भाई, मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड को मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2, एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, 1 ड्रॉप, अ कंपाउंड विथ फ्रूटी स्मेल। अच्छा फ्रूटी स्मेल लिखा ना उसने, मतलब एस्टर, क्योंकि जितने भी परफ्यूम होते हैं वो सारे के सारे एस्टर से बने हैं, और एस्टर बनाने के लिए मुझे अल्कोहल के साथ एसिड चाहिए। लेट अस चेक कौन सा नंबर अपना ऑप्शन एसिड है, उसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें एसिड गिवन है। 7th वाला 9th वाला देख लेते हैं। 9th वाले में गिवन है अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180, मॉलिक्यूलर मास नॉट फॉर्मूला है, मैं इसको हटा देता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, राइट। तो अगर किसी और के भी डाउट होंगे तो मैं देख लूंगा, उसमें ऑफलाइन का 1 भी पूछा है, ठीक है मैं बताऊंगा, ऑफलाइन का 6 भी पूछा है, पार्ट 2 का 6th वाला बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। पहले अपन 9th वाला देख लेते हैं, या पहले 1 वाला देख ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 वाले में क्या है, एसिटाइल ब्रोमाइड, लो भाई 1 वाले की बात कर रहा हूं, रिएक्ट्स विद MgBr, एसिटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्ट्स विद CH3 MgBr बाय ट्रीटमेंट विद, और NH4Cl इज मीडियम, मतलब जो बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, वो उसका काम होता है। तो आपको पता था कि अगर इसको CH3 MgBi से रिएक्ट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव चार्ज है, अटैक करो तो Br लीव करेगा, विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, उसके बाद फिर CH3 MgBr से रिएक्ट करो तो विल गेट दैट CH3 CO MgBr और CH3 और CH3, और उसके बाद फिर लिखा है दैट इज NH4Cl, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस, तो उसको OH में कन्वर्ट कर दूंगा, आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। लो भाई बता दो मतलब क्या है, क्या प्रोडक्ट है, एसीटोन नो, एसिटामाइड नो, आयोडाइड नो, बचा क्या, एक ही बचा, अल्कोहल तो हो गया, 2-methyl propane 2 ऑल। फिर किसी ने पूछा था उनसे 6th वाला, मैं 6th वाले की बता देता हूँ। अब 6th वाले में तो बड़ा इजी था यार, अपने बता तो है, अगर मैं RMGX को किससे रिएक्ट करूंगा, OH NH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड, तो इसमें RH इज द प्रोडक्ट, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। नहीं इसमें, अच्छा वो ट्रिपल बॉन्ड है ना,
ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड गिवन है अपन को, RMGX को इससे रिएक्ट करवाया, चलेगा। अब अपन 9th वाला देखते हैं। अब अगर 9th वाला देखना है तो 9th वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन को डिस्कस करना होगा थोड़ा सा। मैं 9th वाले से पहले ना ऑनलाइन वाला बता देता हूँ, फिर 9th वाला बताऊंगा। 9th वाले में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कंसेप्ट भी बताना है। तो ऑनलाइन वाले में क्वेश्चन नंबर 1, ये 9th वाला ही कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा, अपन थोड़ा सा मतलब वो भी कर लेंगे। 9th वाला ही करते हैं पहले। अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 इज एसाइलेटेड। ठीक है जी, मेरे पास एक कंपाउंड है ए, इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 180, ये गिवन है। इज एसाइलेटेड विद दिस, मतलब मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया है। टू गेट अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास दिस मच, ठीक है, तो मुझे ना बी मिला, इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे गिवन है कितना, 390। द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल इन द फॉर्मर कंपाउंड। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि कितने अमाइनो ग्रुप थे इसमें। अब अपन क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चन ना बड़ा इजी है अपने लिए। कैसे इजी है, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें पहले तो अपन को रिएक्शन पता होना चाहिए। कैसे, मैं ऐसे कर लेता हूं, या मैं आर को ले लेता हूं कुछ, और इसको रिएक्ट कर देता हूं इसके साथ। तो अपन कहेंगे भाई इसका अगर ये अमाइन है ना, तो इसका इसके साथ क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2TH से। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे होता तो अपन कहते हैं ऐसे, तब भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे होता तो अपन कहते भाई ये हो जाता CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, अब 2 NH2 है तो 2 मोल ऐड कर देता, तो मैं ऐसे कर लेता, अब 2 मोल ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता इसमें, अब मैं कहता देखो भाई एक बात तो मुझे पता चल गया कि आप क्या करते हो कि इससे एक हाइड्रोजन हटाते हो, और ये वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट के साथ एक हाइड्रोजन हटाते हो, उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर देते हो, उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर लेते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ठीक है फिर ऐसे करते हैं कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मान लेते हैं कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया हमने, वो हमने x कहा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस ये वाला पार्ट ना, ये कितना पार्ट हो जाएगा, प्लस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 24 प्लस 6 30 और 10 40 43 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, इतने पार्ट का मॉलिक्यूलर मास जो ऐड करते हो आप, तो ठीक है मैं इसको 43 कर लूं, मतलब ओवरऑल में 42 कर लूं ये माइनस करके, तो फिर मैं कहूंगा अगर ये मेरे पास गिवन है तो मैं कहूंगा भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं।
सपोज y है, तो फिर इसमें कितने ऐड होंगे ये, तो अपन कहेंगे भाई इसमें कितने ऐड होंगे, तो अपन कहेंगे y माइनस 2। अब 2 क्यों, क्योंकि आप दो हाइड्रोजन हटाने वाले हो, दोनों तरफ ऐड करने वाले हो, और क्या करने वाले हो, प्लस 2 इंटू 43। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं और डिवाइड बाय 42 कर देता हूं। भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिवाइड बाय 42 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने ऐड किए आपने ये। इन दोनों का डिफरेंस ले लो और डिवाइड बाय 42 कर लो, आपको पता चल जाएगा आपने कितने ऐड किए, CH3OH। इसमें कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और 42 से डिवाइड कर देते हैं, देख लेते हैं कितने NH2 थे उसमें, क्योंकि एक NH2 पे कितना एडिशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होता है और उसमें 43 ऐड हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली 42 ऐड हो जाएगा। अगर एक NH2 होगा तो 42 का मास इंक्रीज होगा, दो NH2 होंगे तो उस केस में 2 इंटू 42 का मास इंक्रीज होगा। तो देख लेते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 390 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 42। लो भाई आपके पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर है। ये आपका आंसर आ गया अपने पास। तो ये इस तरीके से अपन इजीली इसको सोच के बता सकते हैं। समझ में आया सबको। अब अपन ऑनलाइन वाले की बात करते हैं। ऑनलाइन वाले में फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने, मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं ऑनलाइन वाला। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अपन को, दैट इज इसमें गिवन है HCl प्लस CCl4। ठीक है भाई, आपके पास तो देखो, आप ऑब्जर्व करो कंपाउंड को, और मतलब मेन पार्ट ये है कि आपको सीखना है कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। इसमें ये नहीं है कि मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको मतलब फटाफट आंसर आ जाएगा। आपको ये देखना है कि अच्छा इस सिचुएशन में आप ऐसे करते हो, क्योंकि थ्योरी पार्ट से रेंडमली, क्योंकि ORM वगैरह ऐसे है ना कि उसमें कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन के भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो कंसेप्ट इसमें नहीं, चैप्टर में नहीं गिवन है, वो भी डाल देंगे वो। तो कोई बात नहीं, अपन वो कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये तो अमाइंस का क्वेश्चन भी हो सकता है ना। तो अपन क्या करेंगे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बताना है अपन को। एक तो बेंजीन लिखा हुआ है आपने, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है आपने CH2OH। ठीक है भाई, यहाँ पर आपने मुझे दे रखा है C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर आपने दे रखा है मुझे OH, और यहाँ पर आपने दे रखा है मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं HCl गैस और CCl4 में रिएक्ट करूं। HCl गैस का मतलब है हाईली रिएक्टिव, ये होता है इसका मतलब। और क्या लिख रहा है आपने, CCl4, कोई बात नहीं, वो सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अब आप क्या चाहते हो, आप कह रहे हो कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा पहले, मतलब मैं क्या चाहता हूं, पहले आप कंपाउंड को ऑब्जर्व करो। अब जब मैंने कंपाउंड को ऑब्जर्व किया तो मुझे यह पता चला ये फिनॉल है, मैं इस बॉन्ड को कभी ब्रेक नहीं कर सकता। इसमें ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, ये आप बार बार बताते रहे हो कि अगर कोई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है ना, तो उसका कॉन्जुगेशन उधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा। तो आप ये मुझे बता क्यों रहे हो, ताकि आप बिल्कुल ना सोचो कि मैं इसको इस पर अटैक करवा सकता हूं, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अपन कहेंगे एसिड है, मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैं क्या करूंगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से एस्टर बनाऊंगा। लेट अस चेक कितना मेंबर रिंग बन सकता है। तो
उसमें अपन क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे तो अपन रिंग अगर बनाएंगे तो रिंग कैसे बनेगा, इधर ऐसे बन जाएगा। इधर तो CH2 है, OH है, इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर OH था और इधर OH था। मैं वाटर हटा देता हूं और वाटर हटाऊंगा तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा अपन को। अगर वाटर हटाओगे तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म लाइक दैट, वैसे प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट। राइट? तो उस टाइप से अपन को सोचना पड़ेगा कि अच्छा सर ने हमें ये बताया और फिर हमको क्या करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपन को आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन करते हैं भाई क्या है HCl। हमें एक अल्कोहल भी दिख रहा है, एक एसिड भी दिख रहा है, लेट अस मेक द एस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन को गिवन है मेरी शीट में तो एक ही क्वेश्चन है, तुम्हारी शीट में ज्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भेजो। क्वेश्चन भेजो अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दो। क्वेश्चन नंबर 247। ठीक है, 2 वाले में गिवन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग एस्टर। पता हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोलिसिस डिपेंड करेगा एस्टर का। अगर कोई एस्टर है ना मेरे पास, तो हाइड्रोलिसिस के लिए जैसे ये है, तो इसमें अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अगर आप ऐसे लिखोगे, बेंजीन रिंग लिखा ना उसमें, तो इस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा और रिलीजिंग ग्रुप है तो स्लो होगा। क्योंकि जितना ज्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली वाटर इस पे अटैक करके इसको हटा सकता है। एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलिसिस फास्ट कब होगा? जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो चलो भाई देख लेते हैं अपन उसमें क्या गिवन है। अपन को गिवन था दैट इज कि फास्टेस्ट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि NO2 गिवन है उसमें, और स्लोएस्ट हो जाएगा 4। देखो भाई क्या करना है, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को गिवन है which of the following compound reacts with ethyl magnesium halide to and also decolorize bromine water। हाँ तो अनसैचुरेशन जिसमें ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज ना हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज ना हो। तो which of the following compound reacts with ethyl magnesium chloride? So answer will be 3 because double bond present है बाहर और methyl magnesium halide will react with phenol ना, phenol से react करेगा तो क्या हो जाएगा, which of the following compound reacts with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water। हाँ तो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से इथेन बनेगा और इधर जो गिवन है अपन को ऐसे ये ब्रोमीन वाटर, इसको Br2 का एडिशन होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि वो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर 11th क्लास में पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा था किसी ने। मेरे पास 5 में एक कंपाउंड है ऐसे, द कंपाउंड इज लाइक दिस ऐसे।
1 2 3 4, इधर पीएच है और इधर OH है, कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बन सकता है। ये आपके पास कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते अपन, ठीक है भाई। देखो अगर इसको मुझे अगर प्रिपेयर करना है तो मैं इससे तो कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं, उसके बाद मैं इसमें एल्डिहाइड नहीं ले सकता मैं, तो इनसे प्रिपेयर कर सकता हूं या फिर मैं क्या कर सकता हूं, बाकी अपन देखते हैं। कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय लिखा है क्योंकि, है ना, तो अपन क्या करेंगे इसमें रिएक्शन ही लिख लेते हैं अपन, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, पहला वाला रिएक्शन ऐसे है और आपने इसमें क्या पीएच इसको रिएक्ट करवाया, पीएच CH CH3 CH2, ये नेगेटिव चार्ज और MgBr, इसको इस पर अटैक करूंगा तो उधर CH2OH ऐड होगा, पहला वाला गलत क्योंकि इधर CH2OH बन जाएगा। दूसरा वाला मुझे गिवन है कि अगर मैं इस ऐसे रिएक्ट कर लूं, क्योंकि अब इसको अगर CH3 ले सकते हैं तो पीएच की तरफ भी आ जाओ, इससे तो बन सकता है, बट इसमें आपको CH3 MgBr लिखा, और अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब ये इससे ही बन सकता है, बस इसमें आपको ये वाला लेना होगा C2H5। इन कॉम्बिनेशन से ये बन सकता है, बाकी कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा RMGX के साथ। अब देख लो ये कॉम्बिनेशन अगर गिवन है तो अपन बता देंगे, मेरे ख्याल से गिवन है तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। देखो ऐसे पॉसिबिलिटीज चेक करने होते हैं उनको। फिर 7th भी पूछा है किसी ने, द एल्डिहाइड्स व्हिच विल नॉट गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, ऐसे कौन सी एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, एल्डिहाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं देगा, तो वैसे भी अपन कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड काफी स्लो रिएक्ट करते हैं बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है, तो ये एल्डिहाइड ऐसे रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन मतलब स्लो हो जाएगा। अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें ये नहीं देखा कि वो चाहता क्या है, ठीक है। विच विल नॉट गिव, तो पहला वाला देगा, दूसरे वाला मतलब सब में ना ऑप्शंस गिवन है, तो एल्डिहाइड विच विल नॉट रिएक्ट विद, अब देखो क्वेश्चन पढ़ने, एल्डिहाइड विच विल नॉट रिएक्ट विद, हाँ तो डी वाला तो है ही, कोई डी वाले में तो आपने ऐसे लिखा हुआ CH2OH, हाँ तो इसमें तो एसिड बेस रिएक्शन देगा, ये थोड़ी रिएक्ट करेगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बी वाला, ये डी वाला है, बी वाला भी नहीं देगा, क्यों, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा ना COH से, इससे क्यों रिएक्ट करेगा, यह तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन है। बी और डी से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एसिड बेस रिएक्शन है। इक्विवेलेंट का मतलब होगा एक, जो वन इक्विवेलेंट लिखा होता है तो आपको एक ही साइड पे एक ही बार रिएक्शन करना है, दैट इज वन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब हो गया वन इक्विवेलेंट, एक ही बार, क्योंकि अपन ऐसे बोल सकते थे ना कि पहले इससे रिएक्ट करके फिर तो रिएक्ट करेगा ना इस पे, भाई आप कह रहे हो कि एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करेगा, आपने वन इक्विवेलेंट डाला तो एसिड बेस हो गया, पहले खत्म हो गया RMGX, एक ही मोल डाला था आपने, अब इससे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद इससे रिएक्शन होता तो आपको एक्सेस लिखना होता है। दैट इज, ये आपका ओवर है। शाम को फिर क्लास है अपना, फिर मिलते हैं, अभी ठीक है, तुम लोग स्कूल वगैरह देखो किसी का है तो